हेलो। तो आज हम लोग देख रहे हैं विज़न का टेस्ट दूसरा। अब हमारा लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं, उसको करके ये टेस्ट पूरा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं लास्ट के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन 91 है, भारत में बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में विनियोग विधेयक संदर्भित करता है। ए, भारत की संचित निधि से निकासी के प्राधिकार को। बी, सरकार के कराधान प्रस्तावों को। सी, मंत्रालयों द्वारा अनुदान की मांगों को। डी, वित्तीय वर्ष के किसी हिस्से के लिए अग्रिम रूप से कोई अनुदान प्रदान करने के प्रावधानों को। तो क्वेश्चन 91 का आंसर ए है। देखिए, संविधान में व्यवस्था की गई है कि विधि सम्मत विनियोग के अतिरिक्त भारत की संचित निधि से किसी भी धन की निकासी नहीं होगी। मतलब अगर संचित निधि से धन निकालना है तो एक विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। तदनुसार भारत की संचित निधि से विनियोग की व्यवस्था करने के लिए एक विनियोग विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है। यह अधिनियम भारत की संचित निधि से भुगतानों को अधिकृत या वैध करता है। ठीक है, इससे के द्वारा जो संचित निधि है उससे पैसे निकाल सकते हैं। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं कर सकती है। इसलिए कथन एक सही था, ए। तो क्वेश्चन 91 का हमारा आंसर ए था। ठीक है, अगर भारत की संचित निधि से निकासी के प्राधिकार को विनियोग विधेयक हमें लाना पड़ता है संचित निधि से पैसे निकालने। तो अब 92 देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को प्रस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। दूसरा, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 92 का डी सही है, यानी एक और दो दोनों ही सही नहीं थे। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। याद कर लीजिए कि अगर संविधान संशोधन विधेयक लाना है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत नहीं होती है। दूसरा भी देखते हैं, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है, राज्यसभा के लिए नहीं, लोकसभा के लिए। लेकिन इसको भी खत्म कर दिया है। जनवरी 2022 में लोकसभा और भारत के राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो अब ये आंग्ल भारतीयों के का जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यसभा के लिए सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। तो 2 भी सही नहीं है, 1 भी सही नहीं है। 92 का हमारा डी था, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही सही नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन 93। निम्नलिखित में से किन संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है? एक, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता। दो, संसदीय कार्यवाही के प्रशासन का अधिकार। तीसरा, सदन की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन या एक दो तीन। तो 93 का हमारा ए सही है। देखिए, संविधान अनुच्छेद 104 में स्पष्ट रूप से 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है, अर्थात सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता और उसकी कार्यवाही के प्रशासन का अधिकार। तो 2 विशेषाधिकार ने संविधान से मिले हुए हैं। एक तो भाषण देने की स्वतंत्रता है इन्हें, और जो है कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार है। अनुच्छेद 105 के अनुसार संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों, स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता होगी, वाक स्वतंत्रता होगी, मतलब भाषण दे सकते हैं। ठीक है, संसद में या उनकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद में किसी सदन में प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मदों या कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा सदन की अवमानना के संबंध में संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए विकल्प एक सही है। क्वेश्चन 93 का ए सही है, एक और दो सही है, तीसरा सही नहीं है, इसका संविधान में नहीं दिया गया है उल्लेख थर्ड का। जो क्वेश्चन 94 है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अनुच्छेद 263 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। यह दूसरा, अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णय और सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 94 का हमारा सी सही है। देखिए, मतलब एक और दो दोनों ही सही नहीं है। आर्टिकल जो 263 है, राज्यों के मत तथा केंद्र और राज्यों के मत समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। ठीक है, मतलब केंद्र और राज्य के या राज्यों के मत समन्वय हो, इसलिए परिषद बनाई गई। आर्टिकल याद कर लीजिए। इस प्रकार राष्ट्रपति किसी समय ऐसा महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है,
तो वह ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। वह ऐसी परिषदों के कर्तव्य, उनके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित निर्धारित कर सकता है। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने और सलाह देने का परिषद का कार्य अनुच्छेद 131 के तहत राज्यों के मध्य कानूनी विवाद का निर्णय करने के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संपूरक है। परिषद किसी विवाद, चाहे वे कानूनी अथवा गैर कानूनी हो, का निष्पादन कर सकती है, लेकिन इसका कार्य सलाहकारी सिफारिशों सहित प्रकृति का है, ना कि न्यायालय की तरह जिसके निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। तो इसकी जो सलाह होती है, सिफारिश है, मतलब इसकी सलाह मतलब बाध्यकारी नहीं है, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये सिर्फ सलाह देती है। तो एक और दो दोनों ही सही है। तो क्वेश्चन 94 का सी सही है, एक और दो दोनों ही सही है। ठीक है, इसकी निर्णय और जो सिफारिशें होती है वो सलाहकारी प्रकृति की है, बाध्यकारी नहीं होती है। अब क्वेश्चन 95 देखते हैं। संसद में चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? एक, शून्यकाल के दौरान संसद किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। शून्यकाल के दौरान सदस्य किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सभी प्रकार के प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। सही उत्तर बताइए। एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ए सही है, मतलब एक कथन सही है, दूसरा नहीं है। देखिए, शून्यकाल के दौरान सदस्य किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है, किंतु मंत्री इसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। जो शून्यकाल होता है उस टाइम क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं वो कोई भी मामला उठा सकते हैं, लेकिन मंत्री उनका आंसर देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। प्रश्नकाल के दौरान जो संसद के सत्रों के दौरान प्रतिदिन होता है, मंत्री सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हालांकि ये वह केवल तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित उत्तर दिया जाता है। देखिए, अगर तारांकित हैं वो, है ना, स्टार बना हुआ है उन पे, तो ऐसे समझ लीजिए, तो क्या है, वो उसका मौखिक आंसर देते हैं। ठीक है, उसके लिए बाध्य होते हैं। और अगर अतारांकित प्रश्न है तो वो उसका लिखित उत्तर देते हैं। तो जो प्रश्नकाल होता है तो उसमें क्या है, हर दिन होता है। जो मंत्री होते हैं तो वो क्या होते हैं, सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उसमें देते हैं। समझ में आया? तो दूसरा सही नहीं था। तो 95 का हमारा ए सही था, दूसरा सही नहीं था कि प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सभी प्रकार के प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं, ये सही नहीं था। ठीक है, पहला सही था। अब 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में देऊचा पचामी कोयला खदान स्थित है? सॉरी, ऑप्शंस नहीं बोले मैंने। ए पश्चिम बंगाल में, बी झारखंड में, सी उड़ीसा में, डी छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर बताइए। तो 96 का आंसर ए है। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा देऊचा पचामी कोयला, पहले शायद मैं गलत बोला था, देऊचा पचामी कोयला परियोजना के अंतर्गत अपनी भूमि देने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले मुआवजे के पैकेज में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में है ये खदान। देऊचा पचामी पश्चिम बंगाल में वीरभूम कोयला खदान क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है और ये 2102 मिलियन टन के अनुमानित भंडार के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान है। इस ब्लॉक में कोयले का स्थूल संस्तर अधिकांशतः बेसाल्टिक चट्टानों की मोटी परतों के मध्य स्थित है। यह ब्लॉक 13.7 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। तो ये पश्चिम बंगाल में है, याद रखिए। तो देऊचा पचामी जो हमने पढ़ा कोयला खदान पश्चिम बंगाल में है, ए उसका सही है। अब 97 देखते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? एक दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 97 का हमारा डी सही है, यानी एक और दो दोनों सही नहीं थे। देखिए, 91 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पहले मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या समय की तत्कालिक आवश्यकता और स्थिति की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद का आकार अत्यंत बृहद हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता था तब संसद के सदस्यों को मंत्री पद का प्रलोभन देकर उनका समर्थन प्राप्त किया जाता था, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसा कई राज्यों में भी किया जा रहा था। इसलिए इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा या राज्यों के मामले विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, सॉरी 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें 15 दिया है, क्वेश्चन में हमें 10 दिया था, इसलिए वो गलत था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और हमें क्वेश्चन में संसद दिया था, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो एक और दो दोनों ही गलत है। तो 97 का हम देख रहे हैं कि
डी है, मतलब एक और दो दोनों ही गलत है। पहले 15% और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अब क्वेश्चन 98 देखते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? एक, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य इस क्षेत्र में वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है। दूसरा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बाजार हिस्सेदारी विश्व में सबसे अधिक है। तीसरा, इस तकनीक से मानव ऊतक और अंग बनाए जा सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 3, केवल 1 2, 1 2 3 या केवल 2। तो 98 का ए सही है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की गई है। तो इन्हें एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई है। इसका उद्देश्य 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग $1 बिलियन की वृद्धि करने के लक्ष्य के साथ वैश्विक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है। तो 2025 तक जीडीपी जो हमारा है उसके मतलब उसमें लगभग $1 बिलियन की वृद्धि करने के साथ लक्ष्य है। और वैश्विक जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भारत की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है। ठीक है, तो गलत था हमारा जो कथन एक था। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग को उस तकनीक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक डिजिटल 3D मॉडल या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड मॉडल के द्वारा परत दर परत सामग्री जोड़कर एक त्रिआयामी वस्तु का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक तरीके से 3D प्रिंटिंग को बताती है ये। सामग्री का संयोजन कई प्रकार से ऐसे विद्युत निक्षेपण, रेसिन, क्यूरिंग, फिलामेंट, फ्यूजिंग द्वारा किया जा सकता है। एक त्रिआयामी वस्तु बनाने के लिए कंप्यूटर द्वारा निक्षेपण और सुदृढ़ीकरण को नियंत्रित किया जाता है। ये वस्तुएं लगभग किसी भी आकार या ज्यामिति की हो सकती हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की बाजार हिस्सेदारी 36% है। इसके बाद यूरोपीय संघ की 26% और चीन की 14% है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा यूएसए की हिस्सेदारी है, तो वो गलत था कि चाइना की है। सेकंड कथन, वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में भारत का योगदान केवल 1.4% है, बहुत कम है। वो 5% तक आगे 2025 तक बढ़ाना चाहता है। अनुप्रयोग स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को बायो प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है। ये ऊतक और मानव अंगों की जटिल आंतरिक संरचना निर्मित करने में मदद करता है। तो कथन 3 सही है, ऊतक और मानव अंग भी बनाए जा सकते हैं। अन्य क्षेत्र सैन्य और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, आवासन आदि। ठीक है, तो 98 का केवल ए सही है, सिर्फ 5% बढ़ाना है। ठीक है, पहले 2025 तक। दूसरा गलत है, चीन की नहीं, सबसे ज़्यादा यूएसए की है भागीदारी। थर्ड सही था, तो हमारा केवल ए है 98 का। अब देखते हैं 99, प्रधानमंत्री के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। नीचे दिए कूट का प्रकार से उत्तर चुनिए। 1 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो बताइए क्या है इसका आंसर? तो 99 का हमारा सी सही है। 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यालय निश्चित नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये बात सही है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत से समर्थन प्राप्त है तब तक उसे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। यद्यपि यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा, या त्यागपत्र ना देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, तो जब तक वो उसे नहीं हटा सकता, जब तक मतलब उसे लोकसभा में बहुमत है, अगर नहीं है तो फिर बाद में वो उसको हटा सकता है अगर वो विश्वास खो देता है तो। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः वह जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें तो उन मंत्रिपरिषद जो है स्वतः ही विघटित हो जाएगी और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर, किसी अन्य मंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु से केवल एक रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के लिए कोई चयन प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है। संसदीय व्यवस्था के आधार पर बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। 99 का हमारा सी सही है। 100 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति या शक्तियां हैं? 1, अनुदान की मांग पर मतदान। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक की पुनर्स्थापना। तीसरा, अखिल भारतीय सेवा का गठन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से उत्तर चुनिए। केवल 1 2 3, 1 3 या 1 2 3। तो 100 का ए सही है, मतलब पहला सही है, दूसरा तीसरा सही नहीं है। देखिए, राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है लेकिन अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती, जो कि लोकसभा का एक अनन्य विशेषाधिकार है। ठीक है, तो बजट पर अनुदान की मांग पर लोकसभा को अनन्य विशेषाधिकार। दूसरा सही नहीं है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ऐसा नहीं कि लोकसभा को ज़्यादा शक्ति है। तीसरा नहीं है, राज्यसभा केंद्र और राज्य दोनों के लिए नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए अनुच्छेद 312 के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है।
ठीक है, तो ये राज्यसभा को इसमें शक्ति मिली हुई है। तो 100 का हमारा ए सही है। ठीक है, अनुदान की मांग पर मतदान लोकसभा की अन्य शक्ति है, बाकी दोनों नहीं है। संविधान संशोधन किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो लोकसभा राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन वो ठीक है, उसके लिए राज्यसभा बोल सकती है। तो हमारा ए सही है। अब देखिए, आप, मैं हमेशा से कह रही हूँ कि आप एक काम करिए, मतलब आप नंबर लिखिए क्वेश्चंस के, और फिर जो भी आपका आंसर सही है गलत है, आप जो भी आपको लग रहा है आंसर वो लिख दीजिए। फिर जब मैं आंसर बताती हूँ तब उसको राइट कर दीजिए, नहीं है तो रॉन्ग कर दीजिए। फिर एंड में गिनिए कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो और अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो डिसपॉइंट नहीं हुई है। ठीक है, आप देखिए कि आप कहाँ पे कमज़ोर हैं, उस जगह पे वर्क करिए, है ना। अभी डिसपॉइंट बिल्कुल मत हो, नहीं होना है। ये देखना है कि हमारी कमज़ोरी कहाँ है, हमें कहाँ स्ट्रांग होना है। क्या हम कभी कभी हम पढ़ने में बहुत शब्दों पर ध्यान नहीं देते और हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत होता है, पॉलिटी में तो बहुत होता है। तो आप इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप क्या है, शब्दों पर ध्यान दे के पढ़ें अच्छे से। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगी, देखिए ये स्टार्ट करने हमने ऐसा क्यों किया है स्टार्ट करना। देखिए क्या होता है ना, खुद से लगाते हुए आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, टेस्ट लगाए होंगे कि आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होती है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो अगर आप कोई बता रहा है तो वो पॉइंट आउट भी करता है कि यहाँ गलत है, तो इसका आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा कि कोई पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा है। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा टेस्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। 2 हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू।